नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपने इस विशेष बुलेटिन न्यूज़ एट 10 के साथ। कई बड़ी खबरों पर अपडेट हम आपको पहुंचाएंगे और हमारी नज़र बनी रहेगी आज की दिन भर की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के दौरे पर आज मेघालय को देंगी विकास परियोजनाओं की सौगात। तुरा के बलजेक हवाई अड्डे पर स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को करेंगी संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर। पलासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का करेंगे उद्घाटन। शाम को कोच्चि में करेंगे रोड शो। प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है अयोध्या। आज से शुरू होगी प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि। 18 तारीख को गर्भगृह में स्थापित होगी रामलला की प्रतिमा। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से लेकर 1 बजे तक होगी प्राण प्रतिष्ठा। पूरा उत्तर भारत शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में। राजधानी दिल्ली के कई एक हिस्सों में विजिबिलिटी शून्य। देरी से चल रही हैं दिल्ली आने वाली करीब 30 ट्रेनें। विमान संचालन पर भी असर। लायनल मेसी ने तीसरी बार जीता फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड। एम्बापे और हलांड को दी मात। मेसी ने 2022 में अर्जेंटीना को फुटबॉल का बनाया था वर्ल्ड चैंपियन। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं श्री अयोध्या धाम की। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। तो भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा योग का शुभ मुहूर्त नजदीक आ रहा है। पौष शुक्ल को द्वादशी विक्रम संवत 2080 यानी कि सोमवार 22 जनवरी 2024 वो तारीख है जब रामलला अपने बाल रूप में मंदिर में विराजेंगे। इसके लिए आज से प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो रहा है। आज प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। इसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। प्रतिमा 18 जनवरी को गर्भगृह में निर्धारित आसन पर स्थापित कर दी जाएगी। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पिछले 70 साल से पूजित वर्तमान प्रतिमा को भी नए वाले गर्भगृह में ही रखा जाएगा। 5 वर्ष के बच्चे के रूप में रामलला की खड़ी प्रतिमा 150 से 200 किलोग्राम वजनी है। इसे कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कृष्ण शिला पर बनाया है। केदारनाथ में स्थापित शंकराचार्य और दिल्ली के इंडिया गेट पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के मूर्तिकार योगीराज ही हैं। वो मूर्ति 18 तारीख को गर्भगृह में स्थापित कर दी जाएगी। गर्भगृह में स्वर्ण मंडित द्वार की स्थापना के साथ ही भूतल पर सभी 14 स्वर्ण मंडित द्वारों की स्थापना की गई है। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला होगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंबे और 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। 23 जनवरी से आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज की तरह आज भी अपने एक्स पर राम भजन की एक नई वीडियो साझा करे हैं। भजनों की इस श्रृंखला में आज उन्होंने भरतनाट्यम कलाकार और कर्नाटक संगीतकार शिवश्री स्कंद प्रसाद की प्रस्तुति साझा की है।
पीएम ने कहा है कि ये प्रस्तुति प्रभु श्री राम की भक्ति की भावना को खूबसूरती से उजागर करती है। इस तरह के प्रयास हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। दर्शन कोरे नानिंदे तेरे यो बागिलनु रामा तेरे यो बागिलनु रामा पूजिसलेंदे हूಗಳ ತಂದೆ। पर कश्मीर की बेटी बतूल ज़हरा का एक वीडियो शेयर किया है जो प्रभु श्री राम के स्वागत में स्थानीय भाषा में गीत गाते हुए कितना सुंदर संदेश दे रही हैं। मड़ी चोखट टुरका अज चार धाम आए दिन मड़ी राम आए दिन अम्मा सीता नाल आए दिन प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन बजाओ टोल स्वागत बीच मड़ेकार राम आए दिन। अयोध्या में भगवान श्री राम का नव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार है। इस मंदिर को बनाने में कारीगरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही साथ मंदिर को बनाने में मकराना मार्बल का प्रयोग किया गया है। मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले कुछ कारीगरों से बातचीत की है हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने। राम मंदिर में जोर शोर से काम चल रहा है और इस वक्त मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो अंदर जहाँ पे जो गर्भगृह है वहां पे काम कर रहे थे, फ्लोरिंग का काम कर रहे थे, मार्बल का काम कर रहे थे। आइए हम बात करेंगे उनसे, उनके लिए ये कितना बड़ा ये अवसर है। सबसे पहले तो रोहित जी आप मुझे बताइए आपकी कंपनी का क्या नाम है? हमारी कंपनी का नाम है राणा मार्बल और हम मकराना राजस्थान से हैं। मकराना राजस्थान क्यों? मकराना फेमस तो है लेकिन क्यों फेमस है? मकराना इज फेमस फॉर द वर्ल्ड क्लास मार्बल। सारे सबको पता है कि मकराना में डिपॉजिट्स कम है और वहाँ का जो पत्थर है वो अपनी मकराना के नाम से ही फेमस है कि आप बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल हुआ या जितने भी बड़े बड़े मंदिर देखेंगे आप सब में मकराना ही यूज किया जाता है और इसीलिए मकराना का नाम है और वो सबसे बेहतरीन मार्बल है विश्व का। अच्छा क्यों? देखिए आपने कहा बहुत बड़े बड़े जगह पे यूज होता है लेकिन क्यों, इसकी क्या खासियत है कि सब जगह पे इसी का यूज होता है? इसमें बेसिकली क्या है कि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसमें 99% कैल्शियम वैल्यू है। उसके अलावा जैसे जब गर्मी का मौसम होता है तो इस पे जो भी लोग चलेंगे उनके पाँव गर्म नहीं होंगे, ये ठंडा रहता है। आप बताइए, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, रात दिन आप लोग काम करते हैं, आपका नाम और क्या करते हैं? जी मेरा नाम अभिषेक केसवानी है और मार्बल की खासियत की बात है तो वो जब जितना इंसान चलेगा उस पर उतना वो शाइन करेगा। अच्छा, लोग करीब करीब 70 से 1 लाख के करीब लोग रोज आएंगे तो कितनी इसकी थिकनेस रखी है? क्या टूटने फूटने का कोई खतरा तो नहीं? 35 mm की थिकनेस रखी है जो कि नॉर्मल नहीं है। ज्यादातर नॉर्मल 20 mm होता है, ये अबाउट डबल है ये, ठीक है 35 mm डबल है तो ये प्योर फिनिश है, ये नहीं टूटेगा कहीं से भी। ये नहीं टूटेगा, सालों साल चलने की, सालों साल चलेगा ये। अच्छा, आप लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं तो कितना आप लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग इतिहास के अपना नाम कर लेंगे, उसके साक्षी बन रहे हैं। जी हमें उम्मीद ही नहीं थी और भगवान श्री राम की कृपा से हमें ये मौका मिला है और बहुत खुश है हम सब कि हम इसका हिस्सा बने हुए हैं। इससे ज्यादा कब से आप लोग काम कर रहे हैं? 1 साल हो गई हमें काम करते हुए। मैं नवीन शर्मा और फ्लोरिंग का मेरे को 8 महीने हो गए यार, 7 में ही हूँ मैं। सारे आप लोग जो काम कर रहे हैं ये रात दिन आप लोग काम करते हैं, आप लोगों के दिमाग में कब ये टेंशन होती है कि कब खत्म होगा, कैसे होगा? ये हमारे लिए डेडलाइन दिया हुआ था और हमको उसके ऊपर काम करना था और हमने उसके ऊपर काम करके फाइनल करके दे दिया है। ऑलमोस्ट डन है अंदर का काम? बिल्कुल। अच्छा रोहित जी आप बताइए, अंदर का काम जो है आप लोग का मेन काम अंदर कहाँ पे है, थोड़ा बताइए। हमारा काम जब आप मंदिर में एंटर करेंगे तो सीढ़ियों से शुरू होता है, ईस्ट साइड से जहाँ से सारी पब्लिक एंटर करेगी। सीढ़ियों से आप जाएंगे और ठेठ आगे तक
जहाँ पे गर्भगृह है, जहाँ पे रामलला विराजमान होंगे, वहाँ पर हमारा ही काम है। सारा मार्बल हमारा ही लगाया हुआ है। तो जो पूरा जो सुंदर काम आप देखेंगे जब ये मंदिर तैयार हो जाएगा, तो तब आप याद करेंगे ये वो कारीगर थे, ये वो लोग थे जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, अयोध्या। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के पूजन और 56 भोग के लिए चेन्नई से बने चांदी के बर्तनों का प्रयोग किया जाएगा। मंदिर के बर्तनों की जिम्मेदारी देने के लिए मीठालाल पगारिया ने राम मंदिर ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया है। इसे लेकर हमारे संवाददाता रितेश रंजन ने मीठालाल पगारिया से खास बातचीत की है। चेन्नई में तो काफ़ी बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, कई सारे बड़े नाम हैं, लेकिन ये आप तक कैसे आया, कैसे आपको ये काम मिला? देखिए सर, हमारा इधर चेन्नई में सालिग्राम में उनके जो अयोध्या में जो रहते हैं, जो ट्रस्टी रहते हैं, उनके एक दो संबंधी हमारे इधर यहाँ पे सालिग्राम में रहते हैं। तो वहाँ से ट्रस्टीगण अपने संपत राय जी है, उनके पास राजेंद्र सिंह जी पंकज करके है, उधर वहाँ एक ट्रस्टी है। उन्होंने मतलब हमको फ़ोन पे बताया कि भैया ये सारे आइटम हमको चाहिए, आप ये सब जैसा हम बोलेंगे वैसा आप बना के दे दोगे। तो फिर वो साहब उधर अयोध्या से वो लोग ट्रस्टीगण और उधर से पदाधिकारी लोग आए, इधर हमारे दुकान पे चल के आए और यहाँ आके हमारे को सब सारे आइटम का ऑर्डर दिया हमारे को, और हमने उनको जैसा उन्होंने बताया वैसा हमने बना के दे दिए पूरे आइटम। तो वो ऑर्डर कब मिला था सर, और ये सेकेंड लॉट के लिए कब आपसे बात हुई? वो ऑर्डर दिसंबर में हमको 10 तारीख के आसपास करीब मिला। तो फिर हमको थोड़ा टाइम शॉर्ट था, तो जितना हम 56 भोग का पहले बनाना था, करीब 50 किलो करीब हमने पहले बना के भेज दिया है पूरा। वो सब वही मंदिर का ऑर्डर था, मंदिर से पूरे अपने आर्टिजन्स का अमाउंट पूरा आ गया उधर। अभी जो सेकंड टाइम जो वापस जब ऑर्डर दिया उन्होंने, तो उनमें थोड़ा बहुत हमने भी कुछ हमारे तरफ से कुछ योगदान दिया है, और मंदिर से जितना उनका ऑर्डर था उनको हमने बना के दिया। और कोलकाता से एक ग्रुप 15 दिन के लिए अयोध्या में है और अयोध्या धाम आने वाले लोगों की सेवा में जुटा हुआ है। इनकी तरफ से चाय और नाश्ता दिया जा रहा है। हमारी संवाददाता रीमा पाराशर ने उनसे बात की है, ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर हम जब हैं तो देश के लोग किस तरह से भगवान राम से जुड़ गए हैं, उसकी ये मिसाल आप देखिए। सीधे कोलकाता से आए हैं और जरा इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, राम शरद कोठारी समृद्धि संघ कहाँ से आए हैं? कलकत्ता 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए कलकत्ता से आए और सबको मटरी बांट रहे हैं। चाय कैंप लगा हुआ केटी बाजार के पास। तो चाय भी है और गर्मा गर्म मटरी भी, और श्रद्धालु ये भी है और हम भी हैं और सभी लोग हैं। हम तो अपना कर्तव्य भी निभाने यहाँ पर आए हैं। तो कितने दिन के लिए अयोध्या आए हैं? 15 दिन तक यही काम करेंगे। सबको, किसी को भूखा नहीं रहने देती है नगरी, कहा जाता है। बाबा रखते हैं, राम दरबार है, राम जी कहाँ रखेंगे? देखिए, एक और चीज है, सबकी आंखें खुशी के मारी, खुशी के आंसू कहते हैं इसको, कि सबको लग रहा है भगवान रामलला आ रहे हैं। चाहे कोलकाता हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सबके लोग कुछ ना कुछ छोटी सी भूमिका निभाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। रामलला को भोग लगाने के लिए पटना से 151 किलो का विशेष लड्डू अयोध्या पहुंच गया है और अब इस लड्डू से ही 22 तारीख को भोग लगाया जाएगा। देखिए हमारी संवाददाता रितु वर्मा की ये रिपोर्ट। की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश दुनिया से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एक जत्था भी आइए जानते हैं कहां से। बिहार सिवान जिला अंदर बाजार से 151 किलो का शुद्ध देसी घी का लड्डू हम लोग बनवाए हैं भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए, और इसी को लेकर के हम लोग आए हैं। यहाँ हम लोग के गुरु महाराज हैं महामंडलेश्वर जी,
उनके स्थान पर हम लोग रात में रुके थे और अभी हम लोग लेके जा रहे हैं प्रसाद को चढ़ावा करने के लिए। राम जन्मभूमि के लिए महाभोग के लिए प्रसाद ये है जो 22 तारीख के लिए बनाया गया है। ये शुद्ध देसी घी का बना हुआ है जी। 151 किलो का एक लड्डू है। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है 4 दिन में बना हुआ है। ये 151 किलो का लड्डू है और शुद्ध देसी घी का बना हुआ लड्डू है और हम बड़ी श्रद्धा भाव से बनाए हैं इस लड्डू को, जो कि अंदर बाजार से ये आया हुआ है लड्डू है। और सभी श्रद्धालु लोग हैं, जितने लोग हैं सभी श्रद्धालु लोग हैं, बहुत प्रेम भाव से इसमें सहयोग किए हुए हैं। ये बहुत लोग हम लोग पूछ रहे हैं जैसे कि ये बहुत बड़ा लड्डू है। ये बड़ा लड्डू नहीं है, ये बहुत छोटा लड्डू है। हम लोग के लिए ये बड़ा लड्डू है जी। ये रामलला के लिए कोई बड़ा लड्डू नहीं है, उनके लिए तो बहुत छोटा लड्डू है। हम लोग छोटे आदमी हैं इसलिए हम लोग को बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये रंग है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। सिवान से ये पूरा जत्था पहुंचा है। 151 किलो का एक लड्डू लेके राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। 22 तारीख को प्रभु राम को चढ़ाया जाएगा। कैमरामैन मोंटी के साथ ऋतु वर्मा, अयोध्या से। और अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर गीता की पुस्तक की प्रतियां उनका मुफ्त में वितरण हो रहा है। मिर्ज़ापुर से आए संत विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट की गई प्रतियां लोगों को बांट रहे हैं। उनसे बात की है हमारे सहयोगी आरेंद्र प्रताप सिंह ने। जब आप अयोध्या में होते हैं और ऐसी जगहों पे होते हैं जिनकी आज अयोध्या से एक नई पहचान बन गई है, तो कई प्रकार के रंग नजर आते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ पर सोहमानंद बाबा जी महाराज हैं और ये मौजूद हैं परम हंस आश्रम मिर्ज़ापुर से आए हैं। यहाँ पर गीता की 22 से ज़्यादा भाषाओं में जो उसका ट्रांसलेशन किया गया है उसको निःशुल्क यहाँ पर वितरित कर रहे हैं। 22 दिसंबर से ये कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और उसके बाद 22 जनवरी तक भगवान के प्राण प्रतिष्ठा तक ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। 1 लाख गीता के प्रतियों को निःशुल्क बांटने का आपने प्रण लिया हुआ है और लगातार इस प्रयास को कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे पहुंचे लता मंगेशकर चौक पे तो हमें यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग नजर आए, यथार्थ गीता को यहाँ पर लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बाबा जी, क्या ये उद्देश्य है और कितनी अभी तक आपने प्रतियां बांटी हैं? पूरे विश्व से लोग जो आ रहे हैं इस अयोध्या धाम में, भगवान का ये पावन धाम है, पवित्र तीर्थ स्थल है, तो जो लाखों रुपया खर्च करके एक व्यक्ति आ रहा है और इतने 10-10 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, इतनी हाई सिक्योरिटी है कि बिना आप पास के घूम ही नहीं सकते। तो इतना संघर्ष करके जो आ रहे हैं तो कम से कम उनको परमात्मा की जो वाणी है, जो परमात्मा की भजन भक्ति करने का तरीका है, उस भगवान राम का रामत्व तो हम कैसे जाने। भगवान राम ने जो सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया, जिसमें प्रथम भगत संतन का संगा, दूसरे तुम कथा प्रसंगा, तो मंत्र जप दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, नवदा भक्ति में एक है मंत्र जप। तो मंत्र जप हम कैसे करें, कौन सा मंत्र जप है? गीता में भगवान ने उसी को ओंकारोष्मी प्रणवस्वर वेदेशु ओम इत्यक्षर ब्रह्म, ओम के जप की बात कहा है। आपके वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंज रही है और राम, दोनों का मतलब एक ही है। रामायण में राम कहा गया है, तो आप संस्कृत में ओम का जप करिए या हिंदी में राम, दोनों का मतलब एक है, लेकिन उसको 4 विधि है, बैखरी, मध्यमा, पसंती और परा। पहले चीजों को आप लोगों तक पहुंचाने, तो ह्यूमन नेचर कैसे मेंटेन होगा, नेगेटिव जो थिंकिंग है पॉजिटिव कैसे चेंज होता है, नेगेटिव जो ऊर्जा है पॉजिटिव में कैसे चेंज होता है। अभी तक कितनी प्रतियां बढ़ चुकी हैं? करीब 20-22 दिन में करीब 25-30 हज़ार, 30-35 हज़ार के ऊपर। अब गिनते पूरा ट्रक आया हुआ है, इसमें से आधा लगभग बढ़ चुका है और आधा में और बाकी है, और आवश्यकता पड़ेगी तो एक ट्रक और मंगा लूंगा। बिल्कुल, तो आवश्यकता पड़ेगी तो और ट्रक भी आएंगे। हमें महाराज जी ने पेन ड्राइव दी है और इसमें ऑडियो के स्तर पे यहाँ पे गीता का एक तरीके से सार है, यथार्थ गीता का ज्ञान है यहाँ पे, और निश्चित तौर से यहाँ पर निःशुल्क बांटना, धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना संत समाज के माध्यम से भी लगातार किया जा रहा है। तो ऐसी अलौकिक अयोध्या धाम में जब आप आते हैं तो ऐसे ही तमाम प्रकार के प्रसादों से आप भी खुद को अभिभूत पाते हैं। अपने सहयोगी गौरव गिरी के साथ मैं आरेंद्र प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम से।
और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की पहली बैठक होने जा रही है। ये बैठक चित्रकूट में होगी और इस बैठक का एजेंडा श्री राम वन गमन पथ के उन 23 स्थलों का विकास करना है जिन रास्तों से होकर भगवान श्री राम वनवास के दौरान निकले थे। इनमें स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, अत्रि आश्रम, शरभंग आश्रम, अश्वमुनि आश्रम, सुतीक्ष्ण आश्रम और सिद्धा पहाड़, सीता रसोई, रामसेल, राम जानकी मंदिर, बृहस्पति कुंड, अग्निजिन्हा आश्रम, अगस्त्य आश्रम, शिव मंदिर, राम घाट, श्री राम मंदिर, मार्कंडेय आश्रम, दशरथ घाट, सीतामढ़ी शामिल है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की चिंतागमन जवासिया स्थित श्री महाकालेश्वर भगवान के भोग लड्डू निर्माण इकाई पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने लड्डू इकाई में बैठकर लड्डू बनाए भी थे और उन्हें पैक भी किया। वरिष्ठ बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया। पीएम मोदी के आह्वान पर 22 जनवरी तक बीजेपी देश भर के तीर्थ स्थलों और मंदिर परिसर में सफाई अभियान चला रही है और इसी के तहत इन दिनों बीजेपी के नेता श्रमदान कर रहे हैं। आज राजनाथ सिंह ने इस अभियान में अपनी भूमिका निभाई। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग सारे देश से नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी भाग लेने के लिए आ रहे हैं। यह मैं समझता हूँ समस्त देशवासियों के लिए, सभी राम भक्तों के लिए इससे बड़ा हर्ष का विषय, आनंद देने वाला विषय और दूसरा क्या हो सकता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉय अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश की यात्रा का शुभारंभ अनंतपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध वीरभद्र स्वामी मंदिर से करेंगे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री सत्यसाई जिले के पालासमुद्रम स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स एकेडमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। अपनी यात्रा में प्रधानमंत्री भारतीय राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद भी करेंगे। आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आज अपनी यात्रा का प्रारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी स्थित वीरभद्र स्वामी मंदिर से करेंगे। मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री सीधे सत्यासाई जिले के पालासमुद्रम पहुंचेंगे। पालासमुद्रम में पीएम राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। नासिन का ये पालासमुद्रम का कैंपस करीब 500 एकड़ की ज़मीन पर फैला हुआ है और इसका निर्माण कार्य लास्ट ईयर जुलाई में शुरू हुआ और 18 महीने की कम अवधि में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और अब इसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। इस कैंपस के बारे में ये बताना चाहूँगा कि इस कैंपस में हमने इसको ग्रीन कैंपस बनाया है। यहाँ पर हमने 2.7 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन की भी व्यवस्था रखी है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। नैसिन परिसर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री पूरा विशेष तस्करी केंद्र, मादक पदार्थ अध्ययन केंद्र और वन्य जीव अपराध जांच केंद्र को देखने के लिए NACIN की पहली मंजिल का दौरा करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री परिसर के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी जाएंगे। हम इस कैंपस में AI तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करके ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम चलाते हैं और इस दिशा में हमने पिछले 3 साल में करीब 3,500 अधिकारियों को AI तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ट्रेन किया है। सत्यसाई जिले के पालासमुद्रम में 500 एकड़ में फैले इस परिसर को महज 17 महीने में तैयार किया गया है। पूरे परिसर को ग्रीनरी के रूप में विकसित किया गया है, जिसके तमाम बिल्डिंग में सोलर पैनल की सुविधा है। ये कैंपस 500 एकड़ है, नया कैंपस है अंडर द Mission Karma Yogi of the Honorable Prime Minister. This project has been brought up and all the best technology has been used for teaching, applying the national standards. हमारे पास अभी immersive learning technology है। सारे concepts like environment, solar panel, rainwater harvesting, biodiversity park, cyber forensic, all the facilities are created here. कार्यक्रम में पीएम मोदी एक्सरे और बैगेज स्क्रीनिंग सेंटर भी देखेंगे। परिसर में वृक्षारोपण करेंगे और भारतीय राजस्व के अधिकारी और प्रशिक्षु को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले के लेपाक्षी मंदिर में पहुंचेंगे और लेपाक्षी मंदिर में दर्शन करने के बाद पालासमुद्रम में जो नासिन के नए बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री राजस्व सेवा के अधिकारी से मुलाकात भी करेंगे। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, सत्यसाई। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी पीएम मोदी का केरल का दौरा बेहद खास है। पीएम मोदी पहली बार केरल में बीजेपी के शक्ति केंद्रों के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। कोची में पीएम मोदी का भव्य रोड शो भी होगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने विशेष बातचीत की है केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। इस पूरे दौरे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन सर। हम देख रहे हैं कि बहुत फोकस है भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत के राज्यों पर। खुद प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। केरल आने पर उनका पूरा कार्यक्रम क्या है? ये केरला ऑल सेट टू रिसीव श्री नरेंद्र मोदी जी, टू वेलकम नरेंद्र मोदी जी। हमें पूरे तैयारी हो गया अभी। दिस इज द सेकंड विजिट ऑफ नरेंद्र मोदी जी इन लास्ट 15 डेज। खास रहेगा जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं एक शाम को और बहुत बड़ा रोड शो कहा जा रहा है, तो एक पूरी तैयारी की होगी केरला बीजेपी ने। ठीक है, ये केरल का जो अभी लोग पूरे तरह नरेंद्र मोदी जी के पीछे
ये नरेंद्र मोदी जी एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल इज ग्रोइंग डे बाय डे इन केरला। की आप बात कर रहे हैं, कितना लंबा ये रोड शो होगा? अगर ये 1.5 किलोमीटर का रोड शो है। ये बड़ा रोड है, ये विड्थ इज़ वेरी बिग। एर्नाकुलम सिटी में बड़ा रोड है, इसमें 1.5 किलोमीटर का रोड शो है। कम से कम 1 लाख नागरिक जोड़ेंगे इस कार्यक्रम में। देखिए कि एक शक्ति केंद्र में जो बीजेपी के यूथ हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं, विकास कार्यक्रमों की भी सौगात केरल को मिलने वाली है, तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं। ये शक्ति केंद्र सम्मेलन पहली बार केरला में प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम है। अभी तक प्रधानमंत्री जी ऐसा बूथ इंचार्ज, 3-4 बूथों का इंचार्ज है, शक्ति केंद्र प्रमुख है। ऐसे 6,000 कम से कम 6,000 हमारे कैडर्स कार्यकर्ता आ रहा है। केरल बीजेपी के अध्यक्ष बता रहे थे कि किस तरह से मोदी की गारंटी पर भरोसा जैसे देश भर की जनता को है, केरल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो देखने को मिलती है। और 15 दिन के अंदर केरल में ये दूसरा दौरा है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो भव्य रोड शो यहाँ देखने को मिलेगा और बड़ी संख्या में न केवल केरल बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि कोच्चि में केरल की जनता सड़कों पर दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं, शक्ति केंद्र को संबोधित करेंगे, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे और विकास परियोजनाओं की सौगात भी कोच्चि के लोगों को, केरल के लोगों को मिलने जा रही है। कैमरामैन उत्तम कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कोच्चि। और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश की सभी लोकसभाओं को क्लस्टर्स में बांट दिया है। एक क्लस्टर में 3 से 5 लोकसभा सीटों को रखा गया है। नड्डा ने सभी क्लस्टर प्रभारियों की पहली बैठक भी बुला ली है। बैठक आज बीजेपी मुख्यालय में विस्तार में होगी। यूपी को भी 20 क्लस्टर्स में बांटा गया है। इनमें हारी हुई सीटों के लिए 5 क्लस्टर बनाए गए हैं। और नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैलरी आज से आम लोगों के लिए खुल रही है। ये गैलरी भारत की सबसे आधुनिक गैलरियों में से एक है, जिसका कल राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया था। यहाँ पीएम मोदी के जीवन को चित्रित करने के साथ साथ उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की भी सटीक जानकारी डिजिटल तरीके से दी गई है। पीएम मोदी गैलरी के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की है प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश से। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी गैलरी का शुभारंभ किया। इस गैलरी की डिजाइनिंग और इसको बनाने के पीछे जो महत्वपूर्ण भूमिका रही वो प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी परिषद के कार्यकारी उपाध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश जी की रही। अभी वो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। इसकी मुख्य बातें क्या है? हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट आए थे और उन्होंने देखा और इसके बाद कल से ये पब्लिक के लिए खुला रहेगा। ये पिछले 10 साल में हर एक क्षेत्र में जो प्रगति हुआ है, जो कार्य हुआ है, ये सब आपको ये देखने को मिलता है। ये आज़ादी के बाद ये 75 साल जो है इसकी कहानी, ये सफ़र जो है देश का, ये जब तक हम मोदी जी की गैलरी नहीं बने वो थोड़ा अधूरी रह गया था। तो अब मैं समझता हूँ इट इज़ नाउ कंप्लीट। लोग इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे ये लोग जो परिवार गरीब रेखा के नीचे जो परिवार है उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स इम्प्लीमेंट हुए हैं पिछले 10 साल में। जैसे वो एलपीजी कनेक्शन, 10 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। और ये पानी का व्यवस्था घर में, पाइप्ड वाटर, ये करीब 14 करोड़ घरों को दिया है। और ये सब जो सोशल सेक्टर में काम वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये है कि आप फॉरेन रिलेशंस और मोदी जी का जो संपर्क रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में टॉप लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और ऐसे ही आप पर्यावरण लीजिए और विकास, ऐसे अन्य ये गैलरीज है यहाँ
मोदी जी के प्रारंभिक जीवन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की जो जर्नी है उसको भी आपने बेहतरीन तरीके से रेखांकित किया है। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, उसके बाद उनके यूथ के समय, उनका स्कूलिंग, उसके बाद और परिवार के आर्थिक परिस्थिति बहुत कठिन थे, तो वहाँ से शुरू होता है कहानी। देन इन द यूथ, देन 1970s में जब इमरजेंसी लागू हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में इनके जिम्मेदारियां जो ली और मुख्यमंत्री बने हैं, अब बाद में प्रधानमंत्री। ये पूरा सिलसिला जो है आप इसमें इन सेगमेंट्स आप देख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन करने में और कितने समय में पूरा हुआ? पूरा संग्रहालय 4 साल लगा है और ये मोदी गैलरी जो है इसमें करीब 1 साल का समय ये लगा इसमें। ये गैलरी देखने के बाद एक नए भारत का स्वरूप, आप एक मिनी इंडिया का स्वरूप, एक विकसित भारत की संकल्पना इसी गैलरी से देख सकते हैं, तो कितना महत्वपूर्ण है? एब्सोल्युटली, ये नया भारत हम बोलते हैं ना, आप ये मोदी जी के गैलरी आप आके देखें तो आपको मालूम होगा कि ये नया भारत क्या है। तो ये थे प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस गैलरी में एक और जहां नए भारत की संकल्पना का जीवंत प्रतिरूप आप देख सकते हैं, वहीं दूसरी ओर एक सामान्य यानी साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्तित्व बनने की जर्नी के साथ साथ समाज और राष्ट्र के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों को आप जीवंत भी यहाँ देख सकते हैं। मेरे सगी कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बात करें सर्दी की, तो पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण ठंड की चपेट में है। शीतलहर और कोहरा दोनों ही हैं। राजधानी दिल्ली में बीते 4 दिनों से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से कम बना हुआ है और लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने राजधानी में 2 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार 5वें दिन आज राजधानी की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी रही। घने कोहरे के कारण कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य रही। घने कोहरे के कारण आज देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली 30 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कल 17 जनवरी को भी कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट है। कुछ जगहों पर शीतलहर रहेगी। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। 18 से 21 जनवरी तक आसमान साफ रहेगा। कोहरा भी थोड़ा कम मध्यम स्तर का रह सकता है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दिल्ली में ठंड का कहर जारी है। शीतलहर से बचने के लिए लोग रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 10 से अधिक राज्यों में बारिश के आसार जताए गए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। के बाद स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार देर रात तक सपा नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के मुंबई स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। खनन घोटाले में आरोपित प्रजापति के परिवारजन के नाम पर 6 फ्लैट में ईडी ने कार्रवाई कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। मलाड और बोरीवली में स्थित इन फ्लैटों की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी की लखनऊ और मुंबई टीमों की इस कार्रवाई में कुछ बैंक खातों की भी जानकारी मिली है। ये फ्लैट प्रजापति के बेटे और उनकी पत्नी के नाम पर खरीदे गए थे।
और आखिरकार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने 8वां समन जारी होने के बाद जांच एजेंसी ईडी को 20 जनवरी को सीएम सचिवालय यानी सीएम हाउस में आने की जानकारी दी है। 2 दिन पहले ईडी ने सीएम सोरेन को कड़ा संदेश भेजा था। एजेंसी ने उनसे 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा था। ईडी ने यहां तक कह दिया था कि अगर वो एजेंसी के सामने नहीं आ सकते तो ईडी के अधिकारी उनके स्थान पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होगी। सीएम सोरेन को ईडी ने 14 अगस्त को पहला समन जारी किया था। ईडी ने रांची के बड़गाई इलाके में फर्जी दस्तावेजों से आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए उन्हें समन जारी किया था। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के सिलसिले में बीआरएस नेता के कविता को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को आज एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में के कविता को ईडी ने इससे पहले पिछले साल मार्च और सितंबर में समन भेजा था। आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया और 18 जनवरी को उनके सामने पेश होने को कहा। पूर्व कांग्रेस सरकार में वन मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत को ईडी ने जालंधर में वन मंत्री रहते हुए कथित घोटाले और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया। रात को सिविल अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच की गई। ईडी रिमांड पर लेने के लिए उनको मंगलवार को मोहाली की विशेष अदालत में पेश करेगी। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि अब एक वाहन के लिए जारी फास्टैग दूसरे वाहन पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत की है। इसके तहत वाहन धारकों को KYC पूरी करवाकर नवीनतम फास्टैग जारी करवाना होगा। बकाया धनराशि के साथ अपूर्ण KYC वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद बैंक ब्लैकलिस्ट यानी कि निष्क्रिय कर देगी। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक फास्टैग या फिर किसी विशेष वाहन के साथ कई फास्टैग को जोड़ने से रोकना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि फास्टैग उपयोगकर्ताओं को एक वाहन एक फास्टैग का भी पालन करना होगा और अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को हटाना होगा। मंत्रालय ने कहा कि फास्टैग उपयोगकर्ता किसी भी सहायता के लिए निकटतम टोल प्लाजा से संपर्क कर सकते हैं या फिर अपने संबंधित जारीकर्ता बैंकों के टोल फ्री ग्राहक सेवा नंबर से जानकारी ले सकते हैं। और आरबीआई ने फिनटेक सेक्टर में हो रही क्रांति के मद्देनजर अब सेक्टर की रेगुलेशन को लेकर चर्चा की शुरुआत कर दी है। सोमवार को जारी एक मसौदे में आरबीआई ने कहा है कि फिनटेक सेक्टर को सेल्फ रेगुलेशन के लिए आपस में विमर्श करना चाहिए। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मसौदा मानकों में प्रस्ताव किया गया है कि ऐसी इकाइयों का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार होना चाहिए, साथ ही साथ एक उचित समय सीमा में इनकी तकनीकी सॉल्यूशंस लागू करने की क्षमता होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस तरह की इकाइयों के आवेदकों की पर्याप्त हैसियत और आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे ये SROFT के दायित्वों को प्रभावी तरीके से निरंतर पूरा कर सके। सोमवार को जारी मसौदा मानकों में कहा गया कि SROFT को फिनटेक सेक्टर के टिकाऊ और स्वस्थ विकास की दिशा में काम करना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो चरणबद्ध तरीके से नियामकीय अनुपालन के लिए आसान मार्ग की पहचान करनी चाहिए।
और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया था। 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप इंडिया के लॉन्च के 8 अद्भुत वर्ष पूरे हो रहे हैं। राष्ट्र निर्माण, सामाजिक आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता में स्टार्टअप्स की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदुस्तान का कोई जिला, हिंदुस्तान का कोई ब्लॉक ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में नए स्टार्टअप शुरू न हुए हो। क्या भारत ये सपना नहीं देख सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा? 2016 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक स्टार्टअप केंद्र में बदलने का आह्वान किया था। इससे भारत में बड़े पैमाने पर स्टार्टअप पहलों की शुरुआत हो गई। देश आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मना रहा है। नवाचार और उद्यमिता के साथ देश इस दिशा में अब तक एक लंबा सफर तय कर चुका है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के 8 साल पूरे हो चुके हैं। स्टार्टअप की संख्या 2016 में सिर्फ 400 थी, जो अब बढ़कर 2023 में 1,17,000 से अधिक हो गई है। भारत में अब 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं, जिनका कुल मूल्य 340 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। स्टार्टअप ने विभिन्न क्षेत्रों में 1 मिलियन से अधिक नौकरियां पैदा की हैं। आज भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी द्वारा निर्मित स्टार्टअप 20 भागीदार देशों के उद्यमिता और नवाचार भागीदारों के लिए एक मंच है। We make eco-friendly batteries out of aloe vera, track and recycle used hazardous batteries into sustainable products. When a Prime Minister himself took the responsibility of making our country as the job provider and problem solver for the world, he not only asked us to start up, but also provided complete handheld support from the scratch to the end, be it in terms of incubation, acceleration or investments. At Miramai, we have developed a new method of detecting breast cancer in a completely privacy-aware manner. Nobody sees or touches the person during the test. We use artificial intelligence over thermal scan to make this happen. How founders were perceived 10 years ago versus now is completely changed. It's created some kind of a respect for people who are starting, leaving their job and then jumping off to do something made in India. At Dhruva Space, we build, launch and operate the satellites, making us a full stack space engineering solution company. Atmanirbhar Bharat concept has given us a lot of mileage in the sense that it's opened up a lot of market for the startups to grow and also is helping Indian companies establish themselves as superpowers across the world. भारत का विशाल स्टार्टअप अभियान केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के कारण संभव हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत की लिथियम आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्रायन ब्लॉकों के अधिग्रहण के लिए समझौता किया है। भारत सरकार की कंपनी की ये पहली लिथियम अन्वेषण व खनन की परियोजना है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ये समझौता सतत भविष्य के लिए ऊर्जा में बदलाव में अहम भूमिका निभाएगा। भारत के माल निर्यात में दिसंबर 2023 में 0.96% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि दिसंबर 2022 के 38.08 अरब डॉलर से बढ़कर 38.45 अरब डॉलर हो गया है। दिसंबर 2023 में निर्यात वृद्धि में प्रमुख योगदान इंजीनियरिंग सामान, लौह अयस्क, रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रिक सामान और दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों का रहा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह का कहना है कि 2014 से अब तक बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में करीब 16.93 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जबकि 17.05 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर काम जारी है। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 80,000 मेगावाट क्षमता की तापीय बिजली परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न स्तर पर हैं। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में करीब 99,000 मेगावाट की क्षमता निर्माणाधीन है। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए NHAI ने अपने कदम के तहत KYC नहीं कराने वाले फास्टैग को 31 जनवरी के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। NHAI ने फास्टैग ग्राहकों से अपील की है कि वे RBI के नियमों के मुताबिक अपनी लेटेस्ट फास्टैग के लिए KYC प्रक्रिया को पूरा कर लें।
स्पाइसजेट का कहना है कि उसे तरजीही आधार पर इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय इक्विटी शेयर और वारंट जारी करने के लिए बीएसई से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी स्पाइसजेट की 39वीं वार्षिक आम बैठक के बाद आई है, जहां सदस्यों ने 2242 करोड़ रुपए के फंड निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा और प्रकाश डालने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय आज भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में एक ऑटो पीएलआई कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। पीएलआई उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के सह संस्थापक और सीईओ श्रीहर्ष मजीठी ने कहा है कि इसके मेगा आईपीओ के लिए सभी तैयारियां चल रही हैं। कंपनी ने इस साल के अंत में आईपीओ से $1 अरब जुटाने का लक्ष्य रखा है। अपनी आईपीओ प्रक्रिया के लिए कंपनी ने 7 निवेश बैंकों को चुना है, जिनमें कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटी और जेपी मॉर्गन, बोफा सिक्योरिटीज, जेफरीज शामिल हैं। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के लिए तैयारियां चल रही हैं। 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए बीते कई दिनों से दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जवानों का रिहर्सल जारी है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच भी हाई जोश के साथ जवान ये रिहर्सल करते नजर आए। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में जा रही है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी छत्तीसगढ़ के डोमा पंचायत पहुंची, जहां पर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लाभार्थी पहुंचे। केंद्र की योजनाएं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, नल से जल योजना हो, पीएम सम्मान निधि योजना हो या फिर आयुष्मान कार्ड या फिर कोई और दूसरी योजनाएं हो, इन योजनाओं के लाभार्थियों से डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ने बात की। विकसित संकल्प यात्रा का रथ पिछले 2 महीनों से केंद्र की योजनाओं का जनता को लाभ देने के लिए अलग अलग हिस्सों में जा रहा है। आज विकसित संकल्प यात्रा का रथ छत्तीसगढ़ के डोमर पंचायत में पहुंचा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में लोग केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, तमाम तरह के यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और आज यहाँ पर लोग केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहुंचे। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर में उन्हें किस तरह की योजना का लाभ मिल रहा है। मेरे को जनरल सुरक्षा योजना का लाभ मिला है, जिसमें मुझे 5,000 रुपए मिला है, 10,000 रुपये मिला है। 2 किस्त में मिला है, 5,000 पहले, 5,000 बाद में। तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ ये योजना का लाभ देने के लिए। अब मुझे गैस का लाभ हुआ है। पहले मैं धुएं से चूल्हा जलाती थी, अब उससे मुझे मोदी जी को धन्यवाद करना है। नल के से बहुत लाभ मिला है और सुरक्षा अच्छे वाले पानी भी पीते हैं। हम लोग बाहर जाते थे और अब नल के पानी पीते हैं घर से। मेरे को मिला है कि सम्मान निधि कि मतलब सालाना में मतलब 6,000 रुपया मिलता है, जिसमें मैं अपना खेती के लिए मतलब काम किया जाता हूँ। मेरे को केसीसी लोन का लाभ मिला है पशुपालन के लिए। जानवर पालने में दिक्कत होता था, वो दिक्कत खत्म हो गया। खाना दाना का खर्चा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ के स्थानीय हैं, ग्रामीण हैं, जो केंद्र की योजना का लाभ लेने के लिए भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आज इन्हें केंद्र की योजना का लाभ मिल रहा है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, रायपुर। और आपको बता दें कि लंदन में सोमवार को फीफा
अवार्ड प्रदान किए गए, जहां पर एक बार फिर से अर्जेंटीना के सुपरस्टार लायनल मेसी का जलवा देखने को मिला। मेसी तीसरी बार बेस्ट प्लेयर का सम्मान हासिल करने में कामयाब रहे, तो वहीं महिला वर्ग में ये सम्मान स्पेन की आइताना बॉनमाटी को मिला। अर्जेंटीना को फुटबॉल विश्व कप 2022 में अपने उम्दा खेल से विश्व चैंपियन बनाने वाले लायनल मेसी का जलवा कायम है। लायनल मेसी को सोमवार को लंदन में आयोजित कार्यक्रम में 2023 के लिए फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। ये तीसरी बार है जब मेसी ने अवार्ड को हासिल करने में सफलता हासिल की है। इससे पहले साल 2019 और 2022 में भी वो इस सम्मान को हासिल करने में कामयाब रहे थे। इस बार मेसी को टक्कर काइले एम्बापे और अर्लिंग हालांड से थी, लेकिन इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए मेसी इस खिताब को अपना बनाने में कामयाब रहे। मेसी ने साल 2023 की शुरुआत पीएसजी के साथ रहकर की, जहां उन्होंने 9 गोल किए और फ्रेंच लीग 1 खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इसके बाद उन्होंने जून में इंटर मियामी क्लब को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने 7 मैचों में 10 गोल किए। वहीं साल 2023 के लिए बेस्ट महिला खिलाड़ी का अवार्ड स्पेन की आइताना बॉनमाटी को मिला। गौरतलब है कि बॉनमाटी को इससे पहले बैलन ड'ओर और यूएफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल हुआ था। उधर पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप गार्डियोला को मिला। ये पहली बार रहा जब गार्डियोला इस सम्मान को जीतने में कामयाब रहे। गौरतलब है कि मैन सिटी के साथ रहते हुए गार्डियोला ने सिटी को 2023 में जीत के शिखर पर पहुंचाते हुए यूएफा चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग और एफए कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उधर इंग्लैंड महिला फुटबॉल टीम की मैनेजर सवीना विगमन को बेस्ट महिला कोच का अवार्ड मिला। सवीना के शानदार प्रशिक्षण में इंग्लैंड की टीम ने फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई थी, जहां उन्हें स्पेन के हाथों हार का दंश झेलना पड़ा था। ये चौथी बार है जब सवीना इस सम्मान को हासिल करने में कामयाब रही हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन का कहना है कि पिछले साल के अंत में उन्हें कुछ आराम करने का समय मिल गया था और अब वो एक नए जोश के साथ कोर्ट पर उतरने के लिए तैयार हैं। इंडिया ओपन के पहले दौर में लक्ष्य का सामना प्रियांशु से होगा। लक्ष्य सेन से खास बात की है हमारी सहयोगी सुचित्रा ने। आप देखिए ये बातचीत और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ है भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन। लक्ष्य, ये साल काफ़ी अहम रहने वाला है, पेरिस ओलंपिक भी है और इंडिया ओपन में जो पॉइंट्स अवेलेबल हैं, किस तरह से देखते हैं इंडिया ओपन को और इस साल को अपने लिए? जी, काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है इंडिया ओपन मेरे लिए स्पेशली। और जब इतने सारे लोग हॉल पे होते हैं, आपको पूरा क्राउड का बैकिंग होता है, तो आई थिंक इट्स अ डिफरेंट फीलिंग एंड एट एवरी point they just cheer you up. So I think मेरे लिए especially I've won this tournament 2 years back, so I would want to repeat that performance. But I think having said that, I'm really focused on giving my best in all the matches that I play. And yes, there is it's an important year for everyone, and I'm really focused on doing well in the big tournaments like India Open, and then going ahead in the Olympic qualification tournaments that I'll be playing. And yes, I think the main aim will be Paris. और शुरुआत आप कर रहे हैं प्रियांशु के खिलाफ, तो किस तरह से देखते हैं ड्रॉ को? 2 इंडियन प्लेयर्स पहले ही राउंड में जब मिल जाएंगे, कोई एक ही आगे जा पाएगा? आई थिंक यस, सारे ही आई थिंक जितने टॉप 32 प्लेयर्स हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव है मेन सिंगल्स का ड्रॉ। एंड यस, प्रियांशु के साथ फर्स्ट मैच है। आई थिंक ऑफ द कोर्ट हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, बट आई थिंक ऑन द कोर्ट एवरीवन इज़ देयर टू विन। तो मैं यही आई एम एक्सपेक्टिंग अ रियली गुड फर्स्ट राउंड मैच अगेंस्ट प्रियांशु। और अपनी फिटनेस और अपनी फॉर्म के बारे में क्या कहेंगे? आपकी बॉडी कैसी फील कर रही है, कैसी फिटनेस है इस साल में, कैसी उम्मीदें हैं आपकी अपने आप से? आई थिंक लास्ट ईयर एंड में जो मुझे टाइम मिला था, आई थिंक 6 to 7 weeks ऑफ ट्रेनिंग। और इसी भी चलिए सीधा रुख करते हैं मेघालय के तुराका, जहां पर राष्ट्रपति क्या कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। I have noted that they all are happier and more satisfied in their lives after they started earning and contributing economically to their families. The women of rural and remote areas have discovered a new version of themselves by joining such self-help groups.